हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर को। आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर देखते हैं। देन हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आए, हमने पोटेंशियल को देखा, हमने कैपेसिटेंस को देखा। इसके बाद में थर्ड चैप्टर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चीजों को जाना, उसका रिलेशनशिप देखा, ब्रिजेस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने किरचॉफ के लॉस को जाना। इसके बाद में हम लोग आए चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि यार हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ कैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और कितना प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हमने चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जब आ रहे हैं तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि यार ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है किस तरीके से होती है, और अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर अगर आप लोग किसी भी सब्सटेंस को रखते हो यानी कि किसी मैटर को रखते हो तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये पूरी कहानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग चैप्टर के अंदर जो ये मैटर है, जो हमारे पास पदार्थ होते हैं, तो उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आप लोगों का डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, और जानते हैं कि यार इसकी ससेप्टेबिलिटी कितनी होती है, साथ ही साथ इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, कितना जल्दी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग इसको रख देते हैं तो अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है। तो इन सारी चीजों को इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझने की कोशिश करना है एक एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग हमारा जो मोटिवेशनल कोड है उसको देख लेते हैं कि जो बाहर की सुनता है, क्या है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है यानी कि जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो आप सभी को अपने अंदर की बातों को सुनना है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर अगर इस एग्जाम में मैं बैठ रही हूं तो इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना मुझे करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगी या मेहनत करूंगा, और सारी चीजों को करने के बाद में अपना सिलेक्शन है उसको सिक्योर करूंगा। अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहा हूं तो पूरा 100 नंबर के लिए मैं लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने पासिंग क्राइटेरिया के लिए लड़ रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि सर यहां पे बात आती है, सर ये मैग्नेटिज्म क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो बहुत पुरानी कहानी है। आप लोगों ने शेफर्ड्स को देखा होगा, या मैं हिंदी में बोलूं जो भेड़ चराने वाले होते हैं उन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा। तो उस टाइम पे बहुत साउथ एशिया के अंदर एक जगह थी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। उस साउथ एशिया के अंदर जब एक जगह थी जिसका नाम था मैग्नेशिया नाम की एक जगह थी। अब उस मैग्नेशिया नाम की जगह के ऊपर कुछ पत्थर ऐसे थे, जब अब आपको पता है शेफर्ड्स क्या करते थे, अपने पैरों के अंदर जो जूते पहन के चलते थे वो क्या होते थे, उनके अंदर कील होती थी। और वो जब वो चलते थे तो चलने के टाइम पे क्या होता था कि यार उनको ऐसा लगता था कि अर्थ उनको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है उनके जूतों को, तो उनको चलने में प्रॉब्लम होती है। तो वहां से उनकी रिसर्च की गई, वहां पे सारी चीजें आगे बढ़ी, तो वहां पे जाके पता लगा कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। तो उसके बाद में उसको रिसर्च में लैब के अंदर देखा गया, उसकी डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज को जाना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई की। लेकिन सर अब हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का होता है कि सर ये जो हमारा मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो यार वो फिनोमिना जिसके द्वारा हम लोग जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट हुआ, इन सभी को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि बेसिकली मैं बोलूंगा कि सर वो अट्रैक्टिंग का फिनोमिना जिसके द्वारा हम लोग निकल, कोबाल्ट और उसके अलावा हमारा कौन है, आयरन, इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म हम लोग बोल देते हैं। सेकंड, वो चीज जो ये प्रॉपर्टी को ओबे करती है, या मैं बोलूंगा सिंपली कि इस बॉडी, वो बॉडी जो इस प्रॉपर्टी को क्या करती है बेटा, इसको मैं बोलूंगी प्रोसेस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मैग्नेट। क्या बोल देते हैं, मैग्नेट हम लोग इसको सिंपली बोल देते हैं। तो आपको दो टर्म्स याद होनी चाहिए कि सर वो फिनोमेना जिसके द्वारा हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिज्म कहलाता है। दूसरा जो बॉडी होती है जो इस प्रॉपर्टी को ओबे करती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेट बोल देते हैं। बात खत्म। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये होती है कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज से पहले मैं यहां पर आपको दो तीन चीजें सिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहां पे मैग्नेट की बात की गई है। अब आप सभी को यहां पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि सर यहां पे अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो मैं यहां पे बार मैग्नेट की बात करूंगा। अब आपको सिंपली बार मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई मैग्नेट होती है तो उसका नॉर्थ पोल होगा, उसका साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से हमारी फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। फिर क्या होती है, साउथ पोल से हमारी क्या होती है, नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। यानी कि पूरी कहानी ये चलती रहती है। फिर इसके बाद में इसकी जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, यहां पे एक बार मैग्नेट को बनाया। क्या किया है, एक बार मैग्नेट को सिंपली मैंने बनाया। ठीक है जी, ये बार मैग्नेट आप सभी की हुई। अगर इस बार मैग्नेट की आपने बात की है तो अगर ये हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट हमारे पास है, तो अब यहां पे देखिए क्या होगा। बोला सर बार मैग्नेट है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, इधर लिख लेते हैं। ये हमारी क्या है,
बार मैग्नेट हमारे पास आ गई है, और इस बार मैग्नेट की अगर आप लोग बात करते हो तो आप सबसे पहले एक चीज मुझे बताइए, मैंने यहां पे बार मैग्नेट की बात कर ली है कि भैया मैग्नेट है तो बार मैग्नेट हमने देख ली, मैंने बोला ठीक है यार। अब यहां पे क्या होता है कि इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ये क्या है, साउथ पोल है। ये कैसे नॉर्थ और साउथ होता है इसकी कहानी हम लोग अभी पढ़ेंगे जब हम लोग जाएंगे इस चैप्टर के अंदर और अर्थ मैग्नेटिज्म को समझेंगे, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर भी आप सभी की प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसके अंदर कुछ थ्योरीज भी थी जिनको बोला गया था कि यार जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो कैसे करती है। तो एक ने बोला कि हो सकता है कि बहुत बड़ा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर हमने क्या कर दिया है, गाड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग अर्थ की सरफेस के नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप जानते हो मैग्नेट जो होती है ना, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करने लगती है, लूज करने लगती है। तो इसका मतलब ये तो थ्योरी फेल हो गई। दूसरी थ्योरी एक और बोली गई कि हो सकता है अर्थ की सरफेस के अंदर नीचे जाते हैं तो हमारे जो ये आयरन निकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, मोल्टेड फॉर्म के अंदर है। तो मोल्टेड फॉर्म के अंदर है तो अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेट करने के साथ में वो भी आयन से, तो रोटेट करने के साथ में वो क्या करेंगे, वो भी रोटेट करेंगे। रोटेट होने की वजह से करंट होगा, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आप सभी का होगा। तो ये जो दूसरी थ्योरी है इसको थोड़ा सही माना गया, और इस दूसरी थ्योरी पे अभी क्या है, काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग ये 100% नहीं कह सकते हो कि सर ये थ्योरी पूरी तरह 100% 100% सही है। तो ये चीज अभी नहीं। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करता हूं तो ये हुआ। अब हमारी फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ये याद रखना है आप सभी को, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सबको देख रहे हैं। तो ये नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ हमारी जा रही है। ठीक है जी, बोलो भैया बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर मैं इन फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर मैं इनकी टेंजेंट की ड्रॉ करूं, अब ये क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्थ की तरफ होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल आप सभी का। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलो सर इसको बोल देते हैं साउथ पोल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भैया जी, साउथ पोल आप सभी का हो गया है, बोलो राइट है। अगर ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और अगर इसकी टेंजेंट जो ड्रॉ आप करते हो तो वो टेंजेंट आप सभी को क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है कि भैया इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोला सर इस तरीके से। अगर कहीं भी आप लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर लीजिए, वो टेंजेंट आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है। बोला ठीक है जी, इस तरीके से आप सभी का हो गया। यहां पे और चाहो तो इनको भी आप लोग बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है। चलो ठीक है, अब यहां से आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप सभी को पता है ना कि यार अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा हूं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, बोलो सर नॉर्थ से साउथ होगी। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आप सभी की है वो क्या हुई, नॉर्थ से साउथ। अगर मैं इसकी पोल की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हुई, अगर मैं यहां पे आउटसाइड की बात करता हूं डायरेक्शन की, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर आप लोग बात करते हो, क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर यहां पे आप लोग बात करोगे तो आउटसाइड में डायरेक्शन क्या होती है, अगर आउटसाइड में आप लोग जाते हो तो उस केस के अंदर ये आप लोगों की क्या हो जाती है, बोलो सर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या करती है, ओपन लूप बनाती है, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। ये आप लोगों का ये पता होना चाहिए। और आप लोगों का वहां पे क्या है, सिंगल जो चार्ज है वो भी आप लोगों का क्या है, उससे भी फील्ड लाइंस हम लोग बोलते हैं कि जितने भी फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या करती हैं, उससे स्टार्ट होकर इंफिनिटी की तरफ जाती है। और नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, बोलो सर फील्ड लाइंस इंफिनिटी से क्या आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंड केस कि जो ये आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा क्या करती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या करते हैं बेटा, क्लोज्ड लूप आप सभी का बनाती है। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या हुआ कि सर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, अगर मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये हमारी क्या होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि अंदर की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो साउथ से क्या होंगी, नॉर्थ की तरफ आप लोगों की फील्ड लाइंस होती हैं। ये याद रख लेना है, क्या है, साउथ की तरफ। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं इनसाइड की, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, बोलो सर इनसाइड के अंदर ये हमारी जो होती है ये हमारी क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये आप लोगों को डायरेक्शन पता होनी चाहिए। पहली बात, कई बार सवाल यहां पे पूछ लिया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। क्या करती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लूं, अब देखो बार मैग्नेट है, इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो क्या होगा, सिंपली अगर मैं यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम लोग कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो तो आप लोगों की क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे बड़ी तो बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी कि सर निकिल, कोबाल्ट और आयरन जैसे जो आप लोगों के सब्सटेंस होते हैं इनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये आप लोगों का क्या है, ये जो फिनोमिना होता है अट्रैक्ट करने का, यही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। समझ में आई, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। जैसे आप लोगों ने बचपन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जब हम लोग, हमारे पास जो आयरन की जो पिन होती है उनको ऊपर से उसके ऊपर डाल देते, किसके ऊपर डालते थे, या फिर एक काम कर सकते हो सिंपली, अगर आज भी आपको देखना है तो आपको क्या करना है, आयरन पिंस को एक पेपर के ऊपर रख लीजिएगा, उसके नीचे मैग्नेट रख लीजिएगा, तो आप देखोगे कि मैग्नेट रखते हैं जो पिंस हैं वो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा कि वो क्या करेंगी, उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप लोगों का पूरी ये जो आपकी ये जो फील्ड लाइंस होती हैं उस तरीके से। तो आप लोग उसको एक बार करके देखिएगा। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब हम लोग बचपन के अंदर थे तो हमारे पास जो आयरन ऐश होता था, देखिए क्या होता था, आयरन ऐश होता था, उससे ऊपर से अगर हम लोग डालते थे मैग्नेट के ऊपर, आपका 10th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है, तो डालने के ऊपर क्या मिलता था कि सर हमारे जो पोल्स हैं उसकी तरफ वो आयरन का जो ऐश होता था वो हमें क्या होता था, उस टाइप उस जगह हमें सबसे ज्यादा मिलता था, बीच के अंदर बहुत कम मिलता था। यानी कि सर जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्शन की सबसे ज्यादा या रिपल्शन की, वो कहां होती है, उसके पोल्स के ऊपर होती है। तो अट्रैक्शन की क्या होती है, उसके पोल्स के ऊपर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाईएस्ट कहां होती है, वो उसके पोल्स के ऊपर होती है। वीकेस्ट कहां होती है, उसके मिडिल के अंदर आप सभी को देखने को मिलती है। तो आइए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो पहला कौन सी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा क्या होती है बेटा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप सभी की हो जाती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की मैं यहां पे बात करता हूं तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बोला सर ये आप लोगों का जो Fe है, निकिल है, और एक और कौन सा है, कोबाल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, तुम्हारा कोबाल्ट है, इनको जो अट्रैक्ट करती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं हाईएस्ट स्ट्रेंथ की बात करूं, हायर जो होती है वो कहां पे होती है, इसके पोल्स के ऊपर होती है। तो क्या हो जाएगा, हायर स्ट्रेंथ की अगर आप लोग बात करते हो तो हायर जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां पे होती है बेटा, इसके पोल्स के ऊपर आप सभी को देखने को मिलती है। और पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं बात करता हूं, ठीक है। और अगर लोएस्ट की बात करते हो तो लोएस्ट आप सभी को कहां पे देखने को मिलती है, लोएस्ट आप सभी को देखने को मिलती है इसके मिडिल में। क्या होती है, इसके मिडिल में आप सभी को देखने को मिलती है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई है जिसको आप लोग बोलते हो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आप सभी को पता होना चाहिए जो होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आप सभी की हो जाती है। अब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूं, ठीक है, अगर बार मैग्नेट की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है, अगर मैं सिंपली देखूं, एक मेरे पास यहां पे कुछ है क्या, चलो इससे करके देखते हैं। इससे मैं एक बार माइक है इसको ओपन करता हूं। जो होती है सेकंड होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी आप सभी की होती है। तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, ये है मेरे पास मैग्नेट। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल दे समझने का, अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, सिंपली सुनिएगा, अगर मैं बार मैग्नेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें केस में क्या होगा, इस केस में बार मैग्नेट की जब भी आप लोग बात करोगे, ये गिर गया है, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से रखता हूँ, अभी तो देखो ये इस तरीके से हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट बराबर होगा। अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उस केस में अगर आप लोग क्या करोगे, इसको इस तरीके से घुमा दोगे तो ये हमेशा क्या करती है, बार मैग्नेट की जब भी बात करोगे, नॉर्थ साउथ के अंदर जाके अपने आप को रोक लेती है। क्या करती है, नॉर्थ साउथ के अंदर जाके अपने आप को रोक लेती है। तो इसको ही हम लोग यूज करते हैं कंपास के अंदर। क्या करते हैं, कंपास हुआ या बड़े बड़े जहाज जो शिप होते हैं उनके अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं डायरेक्शंस को देखने के लिए। क्या करते हैं, डायरेक्शंस को देखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यही आप सभी की क्या कहलाती है बेटा, इसी को आप लोग बोलते हो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोल देते हो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आप सभी इसी को बोलते हो। तो ये आप लोगों की होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको माइक को लगा लेता हूं, अब तुम्हें समझाने के लिए था, ठीक है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको अगर आप लोग फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हो तो उस केस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है जी, ओके है, डन। तो दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोल दीजिए या डायरेक्शन प्रॉपर्टी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो दूसरी यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, डायरेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरी क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्शन की बात हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अगर इसकी बात कर रहे हो तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या बता रही है, बोले सर इसको नॉर्थ साउथ के अंदर आप लोग क्या होती है, अगर इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हो तो उस केस में हमेशा क्या होगी, नॉर्थ साउथ के अंदर जाके रोक लेगी। अगर इसको तुमने क्या किया है, फ्रीली, ठीक है, फ्रीली क्या कर लिया बेटा,
सस्पेंडेड आप लोगों ने कर लिया है, तो ये हमेशा क्या करेगी बेटा, स्टॉप करेगी अपने आप को, कहां पे स्टॉप, कहां पे करेगी, स्टॉप इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर करेगी। कैसे, मान लीजिए तुम्हारे पास इस तरीके से है, ठीक है, ये तुमने क्या बना दिया है, एक स्टैंड बना दिया, ठीक है, ये तुमने क्या किया, एक स्टैंड बना दिया। स्टैंड के बाद में तुमने यहाँ पे क्या किया है, इसको देख लो, यहाँ पे तुमने क्या किया, बार मैग्नेट को इस तरीके से लटका दिया है। ये हमेशा क्या करेगी, नॉर्थ साउथ के अंदर अपने आप को इस तरीके से होल्ड कर लेती है। ये आप लोग की क्या बताती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताती है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपको बताती है। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आप सभी की हो गई। थर्ड की अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि सर अगर हमारे पास लाइक पोल होते हैं, देखो एक होता है अनलाइक पोल, एक होता है लाइक पोल। तो लाइक पोल होते हैं यानी कि एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, थर्ड इसके अंदर लिख लीजिए। थर्ड आप लोगों का क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलोगे कि अगर मेरे पास कोई भी लाइक पोल आप सभी के होंगे, तो लाइक पोल के केस में बेटा जी ये हमेशा क्या करते हैं, लाइक पोल मतलब क्या हुआ, बोलो सर नॉर्थ पोल हुआ या साउथ पोल हुआ, तो उस केस के अंदर इसके अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आप सभी का काम करता है। तो रिपल्सन फोर्स आप सभी का क्या होता है, आप लोगों का काम करता है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, बोला सर रिपल्सिव फोर्स आप लोगों का लगता है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, अगर आप लोगों के पास अनलाइक क्या होता है, अनलाइक आप सभी का है, तो अनलाइक अगर मेरे पास पोल है तो उस केस में क्या होगा, नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। ठीक है जी, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इस तरीके से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ आप लोगों का होता है कि कभी भी ये मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सर आप लोग ऑलवेज अगर इसको कट भी कर दोगे बीच में तो हमेशा ये क्या होंगे, पेयर के अंदर होंगे, हमेशा क्या होंगे, पेयर के अंदर होता है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए कि यहां पे अगला लिख लीजिए क्या है, मोनोपोल, मोनोपोल तो यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं, हमेशा क्या होंगे बेटा, ये पेयर के अंदर होंगे। अगर आप लोग इसको ब्रेक भी कर दोगे, मान लीजिए कि तुम्हारे पास ये पोल है, सॉरी ये बार मैग्नेट है, तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल है। अगर तुम इसको ब्रेक भी कर देते हो ना, तो ब्रेक करने के केस में भी, अगर तुमने इसको ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के केस में भी ये क्या करेंगे, दो मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि एक इधर से हो जाएगा जहां से ब्रेक किया है वो, दूसरा इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये दो आप सभी का हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल, इधर अगर साउथ पोल है तो इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्या करेंगे, कभी भी एक जो है ना पोल वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑलवेज क्या होंगे, पेयर, यानी कि ऑलवेज 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 इन पेयर। ठीक है जी, ऑलवेज क्या करेंगे, पेयर। अगर मैं यहां पे एक और ले लेता हूं, एक और मान लीजिए मैंने बोला कि सर अगर इसको डीमैग्नेटाइज करना है, मुझे क्या करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, तो कैसे कर सकता हूं, तो सिंपली हीट करके, अगर मैं इसको हीट देता हूं, हीट करने के बाद में अगर इसको मैं पीटता हूं, तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी कि सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों का टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो उस केस में आप लोग इसको क्या कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। तो लिख लीजिए कि डीमैग्नेटाइज आप सभी कैसे कर सकते हो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा डी तो डी मैग्नेटाइजेशन थ्रू हीट। तो हीट के थ्रू तुम लोग इसको कर सकते हो, हीट के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, दिमाग अगर लगाओगे तो बोलो सर अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसके ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूं तो याद रखिएगा, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर आप लोग बात करोगे तो क्या होगा, देखो यार अगर आपके पास कोई भी बार मैग्नेट है, मैंने बोला कि सर अगर ये मेरे पास कोई भी बार मैग्नेट है, मैंने बोला कि सर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मैंने बोला कि नॉर्थ पोल है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस m है, ये साउथ पोल है तो माइनस m है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस m है, माइनस m की बात कर रहे हो तो क्या होगा, बोलो सर ये प्लस m है, ये माइनस m है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, बोलो सर m को हम लोग डिनोट कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ से, क्या करेंगे, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ से, और इन दोनों की बीच की दूरी अगर मेरे पास है उसको अगर आप लोग 2a ले लेते हो तो उस केस में इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आप लोगों का हो जाएगा m इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक उठा लो पोल स्ट्रेंथ, तो m इंटू में क्या हो जाएगा 2a। ठीक है जी, ये आप सभी के पास हो जाता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट आप सभी की हो जाती है, यहाँ पे देखो ये हो जाती है
एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक मूवमेंट की हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, हमारी ये हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात आप सभी के सामने ये है कि मान लीजिए कल के आपको बोल दिया जाता है, बोलो सर क्या किया जाता है कि मैं इस बार मैग्नेट को ब्रेक कर रहा हूं बीच में से। क्या कर रहा हूं? बार मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर रहा हूं, यानी कि वर्टिकली ब्रेक कर रहा हूं या हॉरिजॉन्टली ब्रेक कर रहा हूं। तो उस केस के अंदर इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उसकी बात अगर हमसे पूछी जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं, सुनिएगा ढंग से। अब चलो एक डायरेक्शन और पूछ लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? बोला सर डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन आप सभी की होती है, हमेशा याद रख लेगा, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। किसकी? डाइपोल की, डाइपोल मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी किसके? डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूं बेटा इसको, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग बोलते हो कि सर अगर कल को मैं इसको ब्रेक करता हूं, याद रखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर इसको मैं वर्टिकली ब्रेक करता हूं तो क्या होगा। देखो आपको पता होना चाहिए, बोलो सर ये प्लस m है, ठीक है जी, ये माइनस m है, ठीक है जी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या लिख रहे हो? 2a लिख रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पहले का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा? बोलो सर m इज इक्वल टू स्मॉल m 2a, ठीक है जी। और अब आपने क्या किया है? इसको वर्टिकली क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया है? वर्टिकली आप लोगों ने क्या कर दिया है? वर्टिकली आपने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर वर्टिकली आपने इसको ब्रेक कर दिया है तो उस केस के अंदर आपको पता है कि आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और जब लेंथ आपकी हाफ हो जाती है तो उस केस के अंदर क्या हुआ? बोले सर लेंथ हाफ की क्या हो गई? हाफ, यानी कि सर 2a की जगह अब क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? ए। यानी कि सर अब आपका नया जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो गया? एम ए। यानी कि सर ओल्ड वाले का क्या हो गया है? हाफ आप सभी का हो गया है। क्या हो गया? ओल्ड वाले का क्या हो गया है? हाफ आप सभी का हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर इसको वर्टिकली ब्रेक कर दें। एक चीज और याद रखिएगा कि जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्या है बेटा? इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इंपैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली बात है इसके मैग्नेटिक जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आप सभी का आएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला सर सुनिए, मैंने बोला कि अगर आपके पास ये मैग्नेट है, मैंने बोला कि ठीक है ये अगर आपके पास मैग्नेट है, मैंने बोला ठीक है यार, और इसको मैं क्या करता हूं? हॉरिजॉन्टली ब्रेक कर देता हूं। ये लो, इस तरीके से मैंने क्या किया है? इसको ब्रेक कर दिया है। और आप सभी को पता है कि ये तुम्हारे पास क्या है? प्लस m था, ये माइनस m है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और अगर इसको हॉरिजॉन्टली ब्रेक करते हो तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि सर ये किस तरीके से हो जाएगा। बोला सर अब ये हाफ हो गया, हाफ हो गया तो पतला हो गया एज कंपेयर टू उसके, यानी कि सर पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लस एम है माइनस एम है, लेंथ उतनी है, लेकिन सर इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है आप लोग बोलोगे तो वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके एरिया के। जितनी ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो भी क्या हो जाता है? पहले वाले का हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर आप लोगों की जो ये पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? पहले वाले के कंपेरिजन में हाफ आप सभी की हो जाती है। बाकी आपकी लेंथ है वो तो उतनी की उतनी है। तो हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने पे भी आप सभी का इसी तरीके से पूरा का पूरा काम हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल अगर इसकी ब्रेकिंग कर रहे हो तो उस केस के अंदर यही उस तरीके से सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बोलो सर इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आप लोग इसको डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आप इसको क्या करोगे? हाई टेम्परेचर है या तो हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद में क्या होगा कि जैसे आप लोग इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद में बेटा जी ये आप सभी को क्या करने लगेगी? बोलो सर हीट करने की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको ये क्या करने लगेगी? लूज करने लगेगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या करने लगेगी? लूज करने लगेगी। उसके बाद में तुम इसको फीड दो तो इसको बिल्कुल क्या किया जा सकता है? डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है एक बार मैग्नेट की जब बात की जाती है, ठीक है जी, एक बार मैग्नेट की बात की जाती है तो उस केस के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखोगे अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो अपने आप को क्या करती है? नॉर्थ साउथ के अंदर क्या कर लेती है? अलाइन कर लेती है। मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि भैया अगर लाइक पोल है तो अपने आप को क्या करेंगे? बोलो सर रिपल्सिव करेंगे। लाइक है तो इनके बीच में क्या होगा? लाइक अगर है तो इनके बीच में क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे।
और लाइक है तो रिपेल करेंगे और अनलाइक है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैग्नेटिक जो पोल्स हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो ये हमेशा पेयर के अंदर होंगे, कभी भी मोनोपोल नहीं होगा। तो ये आप सभी से सीयूटी के अंदर सवाल पूछा गया है कि भैया बताइए क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते मोनोपोल की आप लोग जब बात यहां पे करते हो तो, ठीक है। अगर मैं मोनोपोल की बात करता हूं तो मोनोपोल कभी भी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर इसको वर्टिकली ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा। एक मैग्नेट है, अब उसको अगर ये देखो, एक मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपको मैंने बताया था कि क्योंकि अगर मैग्नेट की बात करते हो तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब देखो फील्ड क्या होता है, बोले सर आप मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसके अंदर अगर किसी दूसरी मैग्नेट को लेके आते हैं तो वो अपने आप पे फोर्स महसूस करती है। अगर वो फोर्स महसूस कर रही है तो उसको एसोसिएट क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल देंगे। तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप लोग लेके आते हो तो उस केस में अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है तो वो भी उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी आप लोगों की प्रॉपर्टी हुई। और ये क्या करेगी, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैग्नेट की तरह बिहेव करा रहा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को तो क्या करेगा, ये ऑब्वियसली बात है, उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आते हैं कुछ और चीजों को जानते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं। तो आइए, ये आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि भैया ऑलवेज क्या होती हैं, कंटिन्यूस। एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बताना उसमें भूल गया था कि ये ऑलवेज क्या होती है बेटा, कंटिन्यूस होती हैं। क्या होती है बेटा, कंटिन्यूस आप सभी की ये होती हैं, क्या होती है, कंटिन्यूस आप सभी की ये होती हैं, याद रख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये क्या होती है, कंटिन्यूस आप सभी की होती है। कंटिन्यूस कर्व होता है, यानी कि कोई भी ब्रेकिंग कर्व नहीं होता है। एक बार ये स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ से क्या होंगी, साउथ के ऊपर ही जाएंगी। ये आपको मैंने बताया था, क्या था, देखो ये रहा, कहा है कि अगर ये स्टार्ट हो रही है नॉर्थ से तो साउथ के ऊपर ही जाएंगी। कंटिन्यूस कर्व आप सभी का होता है। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके कहां जा रही है, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे जा रही है। इनसाइड की बात करोगे तो ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ आप सभी की होती है। तो ये देखो क्या हो गया, बोलो सर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो वो आपको डायरेक्शन क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की देती है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर लें, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस केस के अंदर आप सभी को दो डायरेक्शंस मिलेंगी जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में क्या हुआ कि सर अगर हम लोग आउटसाइड की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और अगर इनसाइड की बात करते हैं तो साउथ से क्या करती है, नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो यही मैंने आपको बताया था कि देखो बाहर से क्या जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, इनसाइड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ आप सभी की जाती है। अगर इनसाइड की बात करते हो तो ये देखो साउथ से नॉर्थ आप सभी की होती है। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो है उसकी कैलकुलेट करते हैं कि भैया मैग्नेटिक मूवमेंट आप सभी के डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, कितना क्या होता है। अगर करंट लूप की बात है, अगर हमारे पास कोई डाइपोल है उसकी बात करते हैं, उसका कितना होता है, सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से एक सवाल आप सभी का बहुत बार पूछा जाता है, तो एक मान के चलिए कि वन क्वेश्चन यहां से आप सभी का सीधा सीधा देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, तो यहां पे देख लेते हैं क्या होता है। अगर यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होना चाहिए। देखो हम लोग तीन चीजों की बात करते हैं। पहला मेरे पास होती है बार मैग्नेट। देखो हम लोग तीन चीजों को देखते हैं यहाँ पे, क्या होता है, तीन चीजों को देखते हैं। तो पहला क्या होती है भैया, बार मैग्नेट आप सभी का होती है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बार मैग्नेट आप सभी का हुआ, पहली होती है बार मैग्नेट जो हमें यहाँ पे देखना है मैग्नेटिक मूवमेंट की। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बार मैग्नेट हुआ। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास होता है एक लूप। तो हमारे पास क्या है, सर्कुलर करंट लूप की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या होता है, करंट लूप की बात कर लेते हैं। एक होता है करंट लूप की बात करते हैं, और तीसरा हमारा जो होता है ना वो होता है बेटा जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो हमारा जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोला सर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो तीनों अलग अलग हैं, दिमाग में बैठा लो। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि सर इसके अंदर इसको लगा दोगे, इसके अंदर इसको लगा दोगे, बिल्कुल नहीं होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से, कहीं इनको मिक्स अप कर दोगे तो फंस जाओगे। तो आप सभी को देखना है कि क्या हमें वहां पे पोल स्ट्रेंथ की बात की गई है, करंट की बात की गई है, वेलोसिटी की बात की गई है, रेडियस की बात की गई है। तो किसकी बात की गई है उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हो। इसके अंदर एक चीज आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो भैया बार मैग्नेट की बात करते हो तो
तो बार मैग्नेट तो अभी अभी आपने पढ़ा है भैया। बार मैग्नेट अगर आपने लिया है तो बार मैग्नेट का मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है प्लस एम है, ये तुम्हारा क्या है माइनस एम है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है तो भैया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? बोलो सर m इज इक्वल टू स्मॉल m 2a आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करता हूं तो ठीक है जी, ये किसके लिए है? बार मैग्नेट के लिए। तो ये कब लगेगा? जब तुम्हें पोल स्ट्रेंथ के बारे में जिक्र किया होगा तब जाके तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे। दूसरा होता है सर्कुलर लूप की बात करते हैं। तो सर्कुलर लूप है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट I है, मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। तो उस केस के अंदर इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो बराबर आता है NIA का। NIA आप सभी का होता है, यानी कि सर जब आपके पास करंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तब आप लोग इस मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले को लगाओगे। इस वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाती है? बोले सर एम्पियर मीटर स्क्वायर आप सभी की होती है। क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। अगर मैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई भी रेडियस है, कोई भी एक रेडियस की मैंने बात की है, उसके अंदर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए मैंने बोला कि सर मेरे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये क्या है बेटा? ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है जी, इसको लिख लीजिएगा, क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। मैंने बोला ठीक है जी, अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट की बात करता हूं, अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है और मैंने बोला कि सर यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है r, और इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किससे? v वेलोसिटी से। किससे कर रहा है? v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं सर्कुलर की बात करता हूं तो इस केस में इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या आता है? बोलो सर NIA आता है। बोलो बिल्कुल सही है। और अगर a की बात करते हो तो इस सर्कुलर लूप की अगर एरिया की बात करते हो तो क्या होता है? बोलो सर सर्कुलर लूप के एरिया की बात करते हो तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं सर्कुलर लूप की बात करता हूं तो पाई आर स्क्वायर हो गया। बोलो राइट है। और अगर मैं करंट की बात करता हूं तो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो क्या होगा इसके अंदर? करंट कैसे निकालूंगा इसके अंदर? मेरे को सोचना पड़ेगा कि सर करंट मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो देखो आप मुझे बताइए, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भैया? 1 है, और नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोला भैया IA, और IA है तो I की बात करोगे तो I इंटू में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात, बोला सर देखो अगर मैं यहां पे देखना चाहता हूं I की वैल्यू कैसे निकालूं, सबसे बड़ा तो यही खेला है मेरे लिए कि मैं I की वैल्यू निकालूं कैसे। करंट है, करंट कैसे निकाल सकता हूं भैया? करंट की बात है तो इसको निकालने का सीधा सिंपल है EVR बाई 2 पाई आर, EVR बाई 2 पाई आर। आप लोग इसकी डायरेक्ट वैल्यू को याद रख लीजिए जिससे आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है I की वैल्यू की बात करोगे तो EV डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है जी, EV डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आप सभी का होता है। ये आपको याद रख लेना। बोला सर ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके थ्रू आप लोग चीजों को कनेक्ट कर लोगे। तो आइए यहां पे क्या हो जाएगा? बोला सर EV डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, तो सीधा सीधा हो जाता है EVR डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो EVR बाई डिवाइडेड बाई 2 है तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है? इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसकी वैल्यू आप सभी के सामने आ गई है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये आप लोगों का प्रूफ में नहीं आता है, यहाँ पे सीधा न्यूमेरिकल आप सभी का आता है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का हो गया है। तो ये न्यूमेरिकल की वैल्यू हो गई है EV डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू में पाई आर स्क्वायर है इज इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाई 2 आप सभी का हो जाता है। तो आप लोग चाहो तो इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है जी। EVR बाई 2 आप सभी का हो गया है अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो। चलिए आइए अब आगे चलते हैं और समझने की बात करते हुए आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप सभी को 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो चीजों को बहुत अच्छे से करना, चीजों को अच्छे से कनेक्ट करके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना, तो आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेज हैं और उसके अलावा हमारा महापैक है उसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 को लगा के आप लोग हमारे साथ एनरोल करके अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करके अपने सिलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो यार सिलेक्शन अगर आपका होगा ना तभी मजा आएगा, और जब सिलेक्शन होता है ना तभी जाके चीजें समझ में आती हैं, कनेक्ट कर पाते हैं कि यार एक बार सिलेक्शन हो गया ना सर फिर तो ये मान लो बल्ले ही बल्ले। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि यार देखो सिलेक्शन के बाद में ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और ड्रीम यूनिवर्सिटी के बाद में अच्छा खासा पैकेज आपको लग जाएगा। इतना तो है। पैकेज का मतलब क्या हुआ? मैं अगर सिंपली आपको बोलता हूं कि एटलीस्ट आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो उसके लिए अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। आगे
अगर हम लोग चलते हैं तो अब बात आती है, देखो ये रहा, मैंने आप सभी को ये बता ही दिया है, ये ईवीआर बाय सारी चीजें मैंने बताई दी है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब उससे पहले एक और मेरे दिमाग में आ गया है, जो आप लोगों का एक लॉ होता है, आई थिंक कुलम्ब्स लॉ, इस कुलम्ब्स लॉ को भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है। देखो आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुलम्ब्स लॉ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग कुलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो कुलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो कुलम्ब्स लॉ की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, कुलम्ब्स लॉ की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है, देखो यार आपको पता होगा, अगर मैं आपको बात कर दूं, देखो अगर मैं कुलम्ब्स लॉ की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को एक चीज बताइएगा, सिंपली मैं आप सभी से पूछता हूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने क्या पढ़ा था, बोला सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों को अगर तुमने थोड़ी दूरी के ऊपर रख रखा है, उस केस के अंदर आप बोलोगे कि 2 की वजह से इसके ऊपर इधर की फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, बोला सर जिसके ऊपर लगाने वाला, यानी कि ये होगा F21, ठीक है जी, और इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, बोला सर F21 आप सभी का हो जाएगा भैया, दूसरे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आप सभी का हो गया, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो अब यहां पे क्या होगा, बोला सर इसके लिए अगर फोर्स निकालते हो तो भैया F इज इक्वल टू कितना आ जाता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, R स्क्वायर। वैसे ही क्या होता है, आप सभी को पता है कि यहां पे आप सभी की क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है, और यहां पे आप लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हो, तो और यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि सर यहां पे अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो साइन के साथ भी लोगे तो आप सभी को फोर्स का नेचर पता लगेगा कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कुलम्ब्स लॉ की, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहां पे उनकी रिलेशनशिप होती है। जैसे मैं अगर सिंपल बोलता हूं कि मेरे पास जैसे फोर्स की बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जानते हो कि यार फोर्स हमें इनके बीच में हमने तो निकाला हुआ है, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो क्या होगा, बोलो सर हमारा क्या है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो पोल है, ठीक है, दो पोल है, दो पोल्स को हमने थोड़ी दूरी पर रख रखा है। सिंपल एक एग्जांपल ले लो, मैं दो पोल्स की बात कर लेता हूं। मान लीजिए सर एक ये हमारे पास है, ठीक है जी, दूसरा ये हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, और इन दोनों को मैंने थोड़ी दूरी के ऊपर रख रखा है, लाइक R डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए प्लस m है, इसकी भी क्या है, प्लस m है, ठीक है जी, प्लस m को मैंने यहाँ पे कर लिया, यानी कि नॉर्थ पोल है। अगर इन दोनों की मैं बात करता हूं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, अब आपको पता है ना दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, और लाइक वो है, अगर लाइक हमारे पास है, देखो आपने पढ़ा था ना कि सर अगर मेरे पास कोई भी लाइक क्या होंगे, लाइक पोल होंगे, तो वो क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब ये क्या है, दोनों लाइक है, अगर ये लाइक है तो इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, बोला सर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो ये तो रिपल्सिव फोर्स हो गया, क्या हो गया, रिपल्शन का फोर्स आप सभी का हो गया, तो रिपल्शन हो गया। अगर रिपल्सिव फोर्स आप सभी का काम कर रहा है तो इसका मतलब बोलोगे कि भैया फोर्स जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोला सर इसका m1 मान लीजिए, इसकी m2 मान लीजिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2, यानी कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना उसके वर्ग के जो इनके स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की दूरी के, ठीक है जी। ये आप सभी के सामने आ गया है। अगर ये आप सभी के सामने आ गया है तो अब मुझे बताइए क्या हुआ, बोलो सर जैसे ही आप लोग इसको कंबाइंड करके लिखते हो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा k m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे k जो होता है ना, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आप सभी का हो जाता है, ठीक है जी। इसको हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की क्या होती है, बोला सर ये होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो परमेबिलिटी की बात हमने यहाँ पे की है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, बोला सर 10⁻⁻7 के बराबर होती है। यूनिट क्या हो जाती है, तो यूनिट हो जाएगी आप लोगों की न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखो इन दोनों की बात करोगे तो पोल स्ट्रेंथ है, एक की बात करते हैं तो एक आपका क्या हो जाता है, बोलो सर एम्पियर मीटर होता है, तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। उसके बेस पे आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की यूनिट यहाँ से इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, कुलम्ब्स लॉ की बात कर लिया। अब कई बार क्या होता है, देखो कुछ रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, ये सारी रिलेशनशिप भी आप सभी की जिस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ते हो ना, उसी तरीके से सारी की सारी रिलेशन आप सभी की उसके अंदर होती है। जैसे आप लोग एक्सियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उस तरीके से ही आप सभी को पूरी चीजों को करना है। अगर आप लोग निकालते हो नॉर्मली तो उस केस में भी उस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे बी की बात करता हूं तो देखो सिंपली आपको पता होना चाहिए बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप सभी को पता है ना
कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था ना, क्या था कि बोला अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है, ढंग से दिमाग लगाना, मैं सिंपल बोलूंगा, अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है, आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पे कुछ सिमिलरिटीज बताता हूं, अब यहां पे मैं कुछ सिमिलरिटीज पढ़ाऊंगा आपको, सिमिलरिटीज से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें, क्योंकि देखो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरिटीज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो सिमिलरिटीज क्या क्या होती है, थोड़ी देखो चीजें, देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। तो दोनों को दिमाग में बिठाते चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहां पे बात करूंगा, ठीक है जी। अब यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे एक तरफ देखो, मैं एक टेबल बना लेता हूं, इस तरफ मैंने क्या किया बेटा, इस तरफ मैंने क्या किया है, यहां पे लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिया है, और इधर मैंने बात कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है जी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आप सभी का हो गया। अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज होती है, उनको आप लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप लोग डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, बोला भैया बिल्कुल है, डाइपोल मोमेंट की बात करोगे, ठीक है जी, डाइपोल मोमेंट निकालोगे। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर क्या होता है, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, ठीक है जी। उसके अलावा एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जब आप लोग बात करते हो तो एनर्जी कितनी होती है, वर्क डन की बात करते हो तो एनर्जी आप सभी का हो गया। इसके अलावा टॉर्क हो गया, एनर्जी हो गया, और क्या क्या ले सकते हैं जिससे आप सभी को चीजें और समझ में आ जाए। तो इसके अंदर भी मैं एक बार थोड़ा सा सिमिलरिटीज आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों के सिमिलरिटीज के चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो देखो सबसे पहले आपको सिमिलरिटीज इसके अंदर देखना है, डाइपोल मोमेंट हो गया, एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, टॉर्क हो गया है, एनर्जी हो गया। तो इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप सभी के सामने चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन है तो फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिप्रेजेंट। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे करते हैं, बी से करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो अगर याद है तो यहाँ पे देखो बार मैग्नेट के लिए हम लोग सिंपली लेंगे कि भैया दो हमारी स्ट्रेंथ है, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कि अगर डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q2A होता है। उसी तरीके से आप सभी जानते हो यहाँ पे किससे डिनोट करते हो, यहाँ पे इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, P से। यहाँ पे हम लोग कैपिटल M से करते हैं और ये कितना हो जाएगा, स्मॉल m2a, ठीक है जी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, तो आप सभी को पता है कि अगर एक्सियल पॉइंट के लिए बात करता हूं मैं किसके अंदर, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्सियल पॉइंट के लिए पहले यहाँ पे किसके अंदर, इसके अंदर बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बोलो सर देखो जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सियल पॉइंट आप लोग निकालते हो तो उसमें क्या होता है, बोलो सर उसको लिखते हो के की फॉर्म में, तो 2kp बाई क्या हो जाता है, आर क्यूब। तो क्या होता है वो 2kp बाई आर क्यूब आप सभी का होता है, बोलो हाँ या ना, kp बाई आर क्यूब है, इसी को आप लोग लिख सकते हो, रुको इसको यहाँ पे जगह ही नहीं, हाँ तो 2kp बाई आर क्यूब आप सभी का है। और यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है, अगर k की बात करता हूं इसके अंदर तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है, ठीक है जी। और इसी को आप लोग किसके बराबर लिखते हो, बराबर लिखते हो 9 × 10⁻⁹ के बराबर आप सभी इसको लिखते हो। तो ये कितना हो जाता है, 2kp बाई आर क्यूब आप सभी का हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर आता हूं तो आप सभी को पता है देखो k की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे μ0 बाई क्या होता है 4 पाई आप सभी का आ जाता है। अब देखो 2 है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, P है, P की जगह क्या लिख रहे हो, M लिख रहे हो तो कैपिटल M आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, नीचे क्या है R क्यूब है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, R क्यूब आप सभी का आ जाता है। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो E इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करोगे तो उस केस में क्या हो जाता है, बोलो सर ये हो जाता है KP बाई R क्यूब आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है KP बाई R क्यूब आप सभी का हो जाता है। अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है जी, तो इसका मतलब B इक्वेटोरियल की बात करोगे कितना हो जाएगा, B इक्वेटोरियल की बात करोगे तो ये भैया K की जगह आ जाएगा μ0/4 पाई और यहां पे आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब आप सभी का आ गया। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने टॉर्क पढ़ा हुआ है, क्या होता है PE sin थीटा आप सभी का हो जाता है, ठीक है जी, क्या होता है PE sin थीटा आप सभी का होता है अगर टॉर्क की बात की जाती है। और यहीं पे क्या हो जाता है, बोलो सर टॉर्क अगर आप लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकालोगे कितना हो जाएगा, बोलो P की जगह M
ई की जगह क्या होता है, बी होता है, और साइन थीटा आप सभी का हो जाएगा अगर यहां पे बात करोगे। देन इसके बाद में आप लोग एनर्जी की बात करोगे तो यू इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो भैया माइनस का पीई कॉस थीटा आप सभी का हो जाता है, बोलो राइट है सर। और यहां पे एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर माइनस का एम बी, और ये क्या हो जाएगा, बोलो सर एम बी कॉस थीटा आप सभी का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कुछ सिमिलैरिटीज इसके अंदर होती है अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इस तरीके से आप लोगों ने सिमिलैरिटीज को देख लिया है कि सर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सिमिलैरिटीज को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटीज किस तरीके से। इसके अलावा कई बार आप सभी से छोटी छोटी चीजें और हैं। अब देखो जिस तरीके से आप लोग ये डेरिवेशंस को निकालते हो ना, उसी तरीके से यहां पे अगर आप लोग एक और है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो क्या होता है, बोला सर E इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है, बोला राइट है सर। क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या यहां पे हम लोग नहीं लिख सकते, बोला सर लिख सकते हो, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल स्ट्रेंथ की बात अगर हम लोग करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो कितनी हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा B इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, आर स्क्वायर आपका एक तरीका ये भी हो जाता है। तो इस तरीके के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यूज को निकाल सकते हो जहां पे आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। समझ में आ गया होगा कि सर ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को और आगे देखते हुए निकलते हैं और कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को समझा दिया है कि सर किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होती हैं और कैसे आप लोग वैल्यूज़ को निकालते हो। तो ठीक है, तो ये भी आप लोगों को आ गया। स्मॉल m की बात है, ये स्मॉल m होता है ना कि कैपिटल M, कहीं इसको कैपिटल M मत कर लेना, कैपिटल M कर लोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो स्मॉल m की बात है क्योंकि देखो आपके पास दो स्ट्रेंथ होती है पोल की, अगर यहाँ पे बात करोगे तो एक आप लोगों का पॉजिटिव, देखो एक आप लोगों का क्या हो गया माइनस m लोगे, एक प्लस m लोगे, तो उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे वैल्यूज को निकालोगे। आई होप कि मैंने देखो ये डेरिवेशन ना करानी पड़े, इसलिए मैंने क्या किया है इसके अंदर आप सभी को सिमिलैरिटीज बता दी हैं। इन दोनों सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप सभी क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आप लोग चाहो तो इसके कंपोनेंट्स वगैरह निकाल के चीजों को और कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आप लोग इसको चीजों को कर सकते हो, वहां पे भी चीजें आप सभी के सामने देखने को मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप लोग सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट की बात करते हो तो उस केस के अंदर भी आप सभी को यही वैल्यू मिलती है क्योंकि एक्सियल पॉइंट के ऊपर बात करते हो। तो सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट की बात करते हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई क्या होता है आर क्यूब ही आप सभी को मिलता है। तो उसकी डेरिवेशन है वो आप सभी की डेरिवेशन है, तो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको नहीं कराया, मैंने यहीं पर सारी चीजों को समझा दिया है। तो सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट भी अगर कोई जर्नल पॉइंट आप लोग लेते हो तो याद होगा आप सभी को जर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आपको याद होगा कि भैया क्या होता है केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आप सभी का होता है। अगर जर्नल पॉइंट के लिए बात करते हो तो यहां पे भी जर्नल पॉइंट के लिए आप सभी का ये होता है। जैसे अगर मैं किसी भी जर्नल पॉइंट की बात करता हूं क्या होता है, अगर मैं जर्नल पॉइंट की बात करता हूं, जर्नल पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है, ना तो वो एक्सियल पॉइंट पे है ना ही वो 90 डिग्री पे है, वो कहां है कुछ इस तरीके से है जो थीटा एंगल के साथ है। क्या है, ना तो वो 0 डिग्री पे है ना ही वो 90 पे है, वो क्या है जर्नल पॉइंट है। जर्नल पॉइंट का मतलब है कि ना तो 0 डिग्री पे ना 90 पे, इस तरीके से जर्नल पॉइंट आप सभी का है। अगर जर्नल पॉइंट की बात करते हो तो अगर इसके ऊपर बात करोगे तो b इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है, m अपॉन में r क्यूब है, और अंडर रूट के अंदर क्या है 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आप सभी का। भैया इसके बेसिस पे भी आप लोग निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे भी आप लोग चाहो तो एक्सियल पॉइंट को भी निकाल सकते हो, एक्सियल पॉइंट निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल पॉइंट को आप लोग निकाल सकते हो। सबसे पहले देखो एक्सियल पॉइंट के ऊपर थीटा कितना होता है, बोला सर 0 डिग्री। क्यों कि बोला सर उसी के एक्सिस के ऊपर है 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, और 1 होते ही 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 को अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
2m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r क्यूब आप सभी का। तो क्या यही एक्सियल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब, और यहां पे इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं ये कह देता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर है यानी कि 90 डिग्री पे होगा, तो थीटा जब 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 पे कितना हो जाएगा 0, 30 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा जो वैल्यू है वही आएगा, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये आ जाएगा m अपॉन में r क्यूब। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर और एक्सियल पॉइंट के ऊपर किस तरीके से आप लोग यहां पे चीजों को निकालते हो और चीजों को कनेक्ट करते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं गॉस लॉ की बात करता हूं तो गॉस लॉ सिंपल ये कहता है कि यार अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, याद रखिएगा वर्ड पकड़िएगा, एनी क्लोज्ड सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो क्लोज सरफेस के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही उससे बाहर निकल जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है नेट फ्लक्स की बात करोगे तो वह आप सभी का क्या होती है, जीरो आप सभी की होती है उस सरफेस से रिलेटेड। बस ये याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। तो देखो अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम लोग बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो चलिए अर्थ मैग्नेटिज्म को अब हम लोग समझ लेते हैं और क्या कहता है ये अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो अर्थ मैग्नेटिज्म को सिंपली समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने बार मैग्नेट को सबने देखा है, क्या देखा है, अगर मैं यहां पे सिंपली बोलूं तो बार मैग्नेट वगैरह सबने देखा है। तो देखो यार एक चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं अर्थ की बात करता हूं तो दिमाग बिठाना, मैंने देखो अर्थ की बात है तो अर्थ एग्जाम मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है, तो इससे रिलेटेड दो थ्योरीज थी। अगर मैं बात करूं तो क्या थी बेटा, दो थ्योरीज थी। पहली थ्योरी की जब बात की जाती है तो उस थ्योरी के अंदर बोला गया था कि हो सकता है किसी ने अर्थ की जो सरफेस है उसके अंदर क्या किया हो, एक बड़ा सा बार मैग्नेट रख दिया हो, और बार मैग्नेट रखने की तरह वजह से अर्थ क्या कर रही है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन बाद में इस थ्योरी को क्या किया गया, गलत प्रूफ कर दिया गया। उसके पीछे का रीजन ये हुआ, वहां पे आप सभी को बताया गया कि यार जब आप लोग एक चीज खुद सोचिए कि अर्थ के सरफेस के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो उस केस के अंदर वहां पे हमारा टेंपरेचर है वो इंक्रीज होता है, और जब टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो कैसे हमारी बार मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वहां पे रख लेगी। बोला सर नहीं हो सकता, वो अपने आप को क्या करने लगेगी, डीमैग्नेटाइज करने लगेगी। तो इसका मतलब ये तो थ्योरी थी वो सुपर फ्लॉप हुई। सेकंड में बोला गया कि हो सकता है कि यार हमारी जो अर्थ सरफेस है इसके अंदर निकेल और आयरन है वो क्या है, मोल्टेड फॉर्म के अंदर है, और मोल्टेड फॉर्म के अंदर है तो वहां पे आयंस तो ही है, अर्थ रोटेट करेगी, ऑब्वियसली बात है आयंस रोटेट करेंगे तो करंट होगा, करंट अगर हमारा होगा तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह आप सभी का होगा। तो ये चीज भी बोली गई। तो अभी तक ये जो सेकंड थ्योरी है इसको सही माना गया है और अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है, चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी को यहां पे पता होना चाहिए कि अर्थ हमारी जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसका सेकंड केस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या होता है कि सर देखो कई बार हमारा क्या होता है, देखो जब अर्थ की हम लोग बात करते हैं तो अर्थ की जो सरफेस है उससे थ्रू जो आप लोगों की जो एक्सिस जाती है जिससे ये रोटेशन करती है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। और ज्योग्राफिक एक्सिस है तो इसका ये जो नॉर्थ की तरफ पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं ज्योग्राफिक, ठीक है जी, ज्योग्राफिक नॉर्थ हम लोग बोलते हैं। और नीचे की तरफ जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ज्योग्राफिक साउथ। क्या बोल देते हैं, ज्योग्राफिक साउथ हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। बोलो सर राउट है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर हम लोग यहां पे बोलते हैं कि अर्थ क्या कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। और आपको पता होना चाहिए हमेशा कि जब भी हम लोग किसी निडल की बात करते हैं और निडल को हम लोग रखते हैं तो वो हमेशा क्या करती है, बोलो सर निडल हमारी क्या करती है, हमेशा जो होती है ना नॉर्थ के अंदर जाके रुकती है। तो क्या निडल के अंदर ऊपर जो दिखाया जा रहा है नॉर्थ और साउथ है, तो क्या ऐसा हो सकता है? बोला सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर देखो नॉर्थ और नॉर्थ की बात करते हैं तो ऑलवेज उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना यार। कि देखो आप अगर ये कह रहे हो कि हमारी जो निडल है वो हमेशा क्या कर रही है, नॉर्थ की तरफ जाके रुक रही है, तो कैसा हो सकता है कि ऐसा नॉर्थ की तरफ जाके रुक रही है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम लोगों को उल्लू बनाया जाता है, बाहर की तरफ से जो स्ट्रक्चर होता है उसके कंपैरिजन में अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग होता है। यानी कि जो नॉर्थ है उसकी तरफ क्या होता है, साउथ होता है, और साउथ की तरफ क्या होता है, नॉर्थ हमारा होता है। ठीक है जी, ये हमारा इस तरीके से हुआ जब अगर कोई भी हमारी ये और जब रुकती है। ये हमारा क्या होता है, इसको अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बोलो सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सर जो अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ के जो पैरामीटर्स है उसकी मैंने बात करी कि भैया अर्थ को अगर हम लोग बोलते हैं जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस का जो नॉर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ज्योग्राफिक साउथ हम लोग इसको बोल देते हैं। वही चीज की अगर हम लोग बात करें कि सर इसको जो बीच में से काटता है किसको, अर्थ को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक
इक्वेटर बोल देते हैं कि जो इसको बराबर पार्ट में काट सके, एक एक्सिस, उसको हमने क्या बोला, ज्योग्राफिक इक्वेटर बोल दिया। उसके साथ ही जो हमारी ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम लोग किसी नीडल की बात कर रहे हैं तो इसकी अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो ये एक्सिस इनकी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है और इससे गुजर रहा है जो हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ये क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ हमारा होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। और अगर इस डिक्लिनेशन एंगल की बात करते हैं तो 11.3 के आसपास ये हमारा होता है, एक्चुअली में 9 पॉइंट समथिंग है। और अगर हम लोग बात करें जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, जो हमारा, अगर यहां पे आप लोग देखते हो ना, तो इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा बाहर से हमें नॉर्थ दिखाई देता है, मैग्नेटिक नॉर्थ हमें जो दिखाई देता है बाहर से, अगर आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे तो हमारा कनाडा का एक जगह है 500 किलोमीटर की दूर है, कहां से, ज्योग्राफिक नॉर्थ की बात करते हैं वहां से, तो इतना टिल्टेड एंगल होता है 11.3 का। ठीक है, अब क्या हुआ कि बोला सर ये जो एक्सिस है इसको हमने बोला मैग्नेटिक एक्सिस, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, ये साउथ है तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। इसके अलावा हमारी फील्ड लाइंस आप सभी जानते हो क्या करती हैं, बोला फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं, बोला सर नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है और हमारी जो ये क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, इनके बीच का जो ये एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो आप सभी को यहां पे समझ में आएगा। तो देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हुआ, देखो जो ये है ना, इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ, देखो आप लोग ये मान के चलिए कि सर अगर मैं इस जो ज्योग्राफिक की बात करता हूं, यहां पे सुनिएगा, देखो क्या होता है, बोलो सर अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं, यहां से मैंने एक प्लेन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सिंपली, और यहां से ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके लिए मैंने भी एक प्लेन को यहां पे भी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या हुआ है, ये प्लेन है, ठीक है। इन प्लेन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इन प्लेन को बनाने के बाद में इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सिंपली एक चीज मान लीजिए कि सर मैं जहां अर्थ पे खड़ा हूं, तो अर्थ का जो आप लोगों का ज्योग्राफिक एक्सिस है उसको मानते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है जी। दूसरा, अर्थ के मेरा जो मीटिंग पॉइंट है उस पर बात कर रहा हूं। दूसरा, एक जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसको मानते हुए एक प्लेन को ड्रॉ करिए, और दोनों जो क्रॉसिंग जहां पे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, इसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या हुआ, बोला सर ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो हम लोग क्या करते हैं, बोला सर टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं। तो भैया हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, वो एंगल ऑफ डिप हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बीई विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनता है, याद रखिएगा जब भी हमारा कोई भी एंगल है, अगर ये मेरी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी, और ये रिजल्टेंट अगर नीचे की तरफ है, अगर रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, तो ये जो एंगल होता है इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो एंगल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फाई हम लोग डिनोट करते हैं, या थीटा आप लोग बोल दीजिए। मैंने इसको फाई बोल दिया, चाहो तो इसको थीटा बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थीटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, आप लोग बोल देते हो। तो एंगल ऑफ डिप की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑलवेज देखना हॉरिजॉन्टल के साथ, देखो कैसे समझना। बोला सर ये मेरी क्या है, मैग्नेट है, ये मैंने क्या किया, मैग्नेट है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं फील दिलाता हूं अभी आपको। देखो ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको पता है ये इसकी क्या है, बोला सर मैग्नेटिक एक्सिस है। बोलो बिल्कुल ठीक है जी, ये मैग्नेटिक एक्सिस आप सभी ने क्या किया, मैग्नेटिक एक्सिस है। अब आप सभी जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, बोलो सर यहां से निकलती है, यहां पे आती है, ठीक है जी। बोलो राइट है सर, यहां से निकलती है, ज्यादा बड़ा बन गया, यहां से निकलेंगी और यहां पे आएंगी, ठीक है जी। इसी तरीके से और होगा कि सर यहां से निकलेंगी, यहां पे एंटर करेंगी। इसी तरीके से यहां पे देखोगे, यहां से निकलेंगी और यहां पे क्या करेंगी, एंटर करेंगी। बोलो राइट है सर। अगर मैं इनकी टेंजेंट ड्रॉ करूं, अब मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लेता हूं, देखो क्या है, बोलो सर हॉरिजॉन्टल लूंगा, दिमाग में बिठा लेना। अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हो, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हो, जहां भी हॉरिजॉन्टल बनाना है हॉरिजॉन्टल बनाओ, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल की बात है, अगर इस तरीके से हमारा एंगल बन रहा है
हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहां पे आप लोग क्या लोगे, इसको पॉजिटिव आप लोग कंसीडर करोगे। ये देखो यहां पे भी है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो ऑलवेज देखते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बनेगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंसीडर नेगेटिव करते हैं। ठीक है जी, अब मान लिया मैंने बोला ठीक है, अरे यार ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पे एंगल क्या होता है, बोला सर पोल्स की बात करोगे, आपको पता होना चाहिए पोल्स की बात करोगे, और एक होता है इक्विटेट, इसके अगर पैरेलल की बात करोगे तो यहां पे एंगल कितना होता है, अगर इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर आप लोग इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, बोला सर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। बोल 0 डिग्री का होगा या 90 डिग्री का, बताओ। मैग्नेटिक इक्वेटर की बात है, बोला सर 0 डिग्री का। अगर मैं एंगल ऑफ डिप की बात करता हूं, अगर कहां पे बात करोगे, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर 0 होगा। क्यों, क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करोगे ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करोगे। ठीक है, और अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं इस जगह देखता हूं तो यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी, अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टेंजेंट मैंने यहां पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है जी, टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली है, तो आप खुद देखो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बात करोगे, यहां पे देखो इस जगह अगर मैं देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल के साथ बात करोगे तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल यहां पे आप लोगों का बनेगा। उसका अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर आप लोग पोल के ऊपर देखते हो तो पोल के ऊपर तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोलो राइट है सर। तो यार आपको एक चीज बोली जाती है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप होता है 0 डिग्री होता है कहां पे, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ कंपैरिजन करते हो, और 90 डिग्री होता है मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर। ठीक है जी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर यहां पे अगर मैं सिंपल बोलता हूं कि सर अगर इस तरीके से ये हमारा है, क्या मैंने बोला सर यहां से मेरा रिजल्टेंट इस तरीके से, यहां पे देखो ना रिजल्टेंट, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। अगर इस तरफ आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये जो एंगल हमारा बनेगा, ये हम लोग यहां पे देखते हैं ये कितना बन गया, बोला सर थीटा एंगल बन गया। अगर ये थीटा एंगल है तो यहां पे आप सभी बोलोगे कि ये तुम्हारा क्या है, बोला सर बीई है। बोलो राइट है। अगर बीई है तो अगर इसके दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाता हूं तो क्या बनेंगे, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। बोलो राइट है सर। और इसका अगर मैं यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं तो ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। बोलो ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका बनने वाला है। ठीक है, अगर ये थीटा है, बीई है, तो भैया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, बोला सर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा बीई कॉस थीटा। बोला राइट है सर। अगर इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हो तो बीवी आप लोगों का कितना हो जाएगा, बोला सर बीई साइन थीटा आप सभी का हो जाएगा। बोलो राइट है। और अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करता हूं तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, बोला सर रिजल्टेंट आप सभी का हो जाएगा बीई है, तो ये क्या है तुम्हारा बीई है। बोला राइट है सर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बीई, और इसका क्या हो जाएगा बीई का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बोला सर इन दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर अंडर रूट के अंदर BH का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है BV का स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। बोलो राइट है। ये आगे जाके आप लोग देखते हो, देखो ये रहा, कहां पे गया, ये रहा, देखो अंडर रूट के अंदर H का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर आप सभी का है। और अगर इन दोनों को अगर आप लोग क्या करते हो, बोला सर इन दोनों की बात करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट आप सभी का क्या हो गया, बोला सर BE साइन थीटा आप सभी का हो गया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाता है BE cos थीटा आप सभी का हो जाता है। मुझे अगर एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो उस केस में क्या होगा BE से BE कट जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाता है tan थीटा आप सभी का हो जाता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा BV बाई BH आप सभी का हो जाता है। ठीक है जी, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स आप सभी का हो जाएगा, ये हो जाता है BV बाई BH आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, BV बाई BH आप सभी का हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये आप लोगों का थीटा आप लोग निकाल लेते हो कितना हुआ इस तरीके से। तो थीटा देखो ये रहा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, थीटा की वैल्यू आप सभी क्या आ जाती है tan थीटा इज इक्वल टू BV बाई BH। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो यूजिंग दिस कोड Y485। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा यूजिंग द कोड Y485 हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर। तो आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आगे आप लोगों का देखो एक होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का देखो तरीका क्या होता है। अगर मैं सिंपलिटी में बोलूं तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर देखो कोई भी अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर मेरा मटेरियल है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर सकता है उसके थ्रू
पास करने के लिए उसको हम लोग लिखते हैं म्यू से, और म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में एच आप सभी का हो जाता है। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और एच का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप सभी की होती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप सभी का वो फील्ड है जिसके अंदर आप लोग उसकी बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो इसके थ्रू आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे आप लोग सोलेनॉइड होते हो, सोलेनॉइड के अंदर आप लोग क्या करते हो, करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। उसके अंदर अगर आप लोग मैग्नेटिक किसी भी एक सब्सटेंस को रख दो, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको रखने के बाद में आप सभी देखोगे कि सर उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि डाइपोल उसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, आप सभी के इंड्यूस होने लगेंगे, काफी चीजें उसके अंदर होंगी। तो वही सारी चीजें आप सभी की होती हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड चीज, रिलेटिव परमेबिलिटी को और किसके बराबर कर सकते हो, बोला सर रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है ना, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट आप सभी का हो जाता है। ये तुम्हारी क्या होती है बेटा, इसको तुम लोग बोलते हो परमेबिलिटी, क्या बोल देते हो, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम आप लोग बोल देते हो, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम की बात है, ठीक है जी। इसको तुम लोग क्या बोल देते हो, बोला सर इसको हम लोग बोल देते हैं परमेबिलिटी, क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात यहां पे करता हूं, तो फ्री स्पेस हमारा यहां पे हो जाता है, ठीक है जी, फ्री स्पेस। और म्यू आर क्या हो जाता है, बोला सर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, वो आप लोगों का ये होता है, जिसको आप लोग बोलते हो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, जिसको आप लोग बी अपॉन में एच लिखते हो। और बी का मतलब क्या हो जाता है, बोला सर मैग्नेटिक फील्ड की जो बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है जी। ओके सर, आगे आइए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात हम लोग यहां पे करते हैं, तो सीधा सिंपल याद रखिएगा, बोला सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, बोला सर इंटेंसिटी को हम लोग आई से मैं इसको डिनोट कर दूं या कैपिटल एम से, जैसा भी आप लोगों को दिखाना है उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैग्नेटिक मूवमेंट जो आप सभी का होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी एक मैग्नेटाइज मटेरियल की बात करते हैं। बोला सर मैग्नेटाइज मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि जब भी तुमने किसी मटेरियल को उठाया, मटेरियल इन द सेंस कि चाहे फेरोमैग्नेटिक हुआ, डायमैग्नेटिक हुआ, पैरामैग्नेटिक हुआ, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूं, उसको मैंने उठाया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद में मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो बेटा इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में लिख लो, आई लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी की बात हम लोग कर लें तो आई आप लोग लिख लो, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाई वी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कैपिटल एम के थ्रू बताया है मैग्नेटिक मूवमेंट को, आप लोग चाहो तो इसके थ्रू भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो आप सभी को देखो वही है, सोलेनॉइड वाला केस मैंने बोला कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफ आई करंट इन द solenoid then the magnetization field intensity H is equal to Ni। Ni का मतलब क्या होता है, N small n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। और करंट कितना है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप लोगों का होता है, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, तो पर मीटर की बात है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, देखो सुन, मैंने बोला कि सर सिंपली आपको पता होना चाहिए, देखो सोलेनॉइड के अंदर क्या है, बोलो सर सोलेनॉइड की बात करते हैं तो जितना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि देखो सोलेनॉइड के अंदर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई आप सभी का होता है, यानी कि सर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I के, यानी कि जितना ज्यादा तुम्हारा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि यहां पे सारा खेला किसका है, यहां पे सारा जो खेला होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना कम करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सर ये सारा खेला किसका है, यहां पे करंट का है। जितना ज्यादा करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही आप लोगों का अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो यार यहां पे सारी चीज को हम लोग बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि देखो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका, तो अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ठीक है जी, ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर मैं सिंपल बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी चेक करना चाहता हूं कि भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी
कितनी है इसकी, अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो आप लोग बोलोगे कि भैया H इज इक्वल टू क्या होता है, NI आप सभी का हो जाएगा, ठीक है जी। और ये स्मॉल n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात हम लोग करते हैं अगर सोलेनोइड की बात करते हैं। अगर याद है आप सभी को, बोले सर सोलेनोइड की बात अगर आप लोग करोगे तो यहां पे क्या होता है, सोलेनोइड के केस में B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, जहां पे ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा किसकी, अब देखो यहां पे B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट H। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट H। क्यों, क्योंकि सर इसकी वैल्यू आप सभी की आ जाएगी। और अगर आप लोग टोरॉइड की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, अगर टोरॉइड की बात करते हो तो यही तुम्हारा क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर क्या होता है, सोलेनोइड होता है। क्या होता है, सर्कुलर सोलेनोइड होता है। और सर्कुलर सोलेनोइड की बात करते हो तो B इज इक्वल टू, अब देखो सोलेनोइड है तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस की बात आप लोग यहां पे करोगे तो n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई r आप सभी का हो जाएगा। तो यहां पे ये आप लोगों का हो गया है इंटेंस मैग्नेटाइजेशन फील्ड, इंटेंसिटी क्या है, H है, उसकी बात हम लोगों ने यहां पे कर ली है। चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे आप लोगों का आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है बेटा। देखो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आप लोग किसी, सिंपली मैं अगर बोलूं कि सर अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो अपने आप को क्या मैग्नेटाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या वो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी शो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर जो उसकी ये जो एबिलिटी होती है तो ये जो आप लोगों का मेजर होता है ना उसकी एबिलिटी का, उस सब्सटेंस का, कि कितना जल्दी वो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लेके आ पा रहा है, अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाती है। और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का सिंबल क्या होता है, इसको बोलते हैं काय। काय इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन में क्या हो जाता है, h। क्या हो जाता है, m अपॉन में h होता है। तो ये m क्या है बेटा, इंटेंसिटी की बात है। अब यहां पे देखो आप लोग चाहो तो इसको I से भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया ना अभी जो इंटेंसिटी थी कि भैया इंटेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात आप लोग कर रहे हो, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी की बात है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्या कहलाती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सिंपल यार यही बात मानो कि यार देखो अगर किसी चीज को तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर तुम एक काम करो, इसको आई लेके ही कंसीडर करना, एम और आई दोनों लिख सकते हो, एम और आई लिख सकते हो। मैं एम इसलिए नहीं बोल रहा तुम्हें क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, कई बार यहां पे आई से तुम लोग इसको डिनोट करो, किसको, आई से डिनोट करो किसको, यहां पे जो आप लोगों की इंटेंसिटी है उसको, तो तुम लोग यहां पे लिख लीजिएगा। मैंने आपको पीछे भी बता के आया हूं कि इंटेंसिटी जो है ना उसको, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो उसकी बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात अगर करते हो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसको आप लोग इस तरीके से लिखोगे, ठीक है जी, इसको आप लोग लिखोगे इस तरीके से। अब बात आती है सर यहां पे सब्सटेंस की बात हुई है कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी सब्सटेंस को रखते हो तो कितना जल्दी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाता है, उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो आइए उन सब्सटेंस को देखते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा वो सब्सटेंस बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहला हमारा क्या हुआ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये क्या है, सीधा सिंपल मैं बोलूंगा कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दोगे ना तो उस केस के अंदर ये अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं कर पाते हैं, हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा दूर भागेंगे। कहां से, स्ट्रॉन्ग से क्या करते हैं, ऑलवेज दूर भागेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड है उसका क्या करेंगे, ऑलवेज अपोज करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे। तो अपोज करने वाले हैं सब्सटेंस, तो क्या हुआ, दीज आर द सब्सटेंस इन विच फेबल मैग्नेटिज्म is produced in a direction opposite to the applied magnetic field. These substances are repelled by the strong magnet, यानी कि ऑलवेज क्या करेंगे, रिपेल होंगे, दूर भागेंगे। अगर रिपेल करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, 0 से कम होगी। भैया रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, यानी कि ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके -1 के बीच में क्या करती है बेटा, लाई करती है। और रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, 0 से लेके 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। अब यहां पे आप लोगों को फील्ड लाइंस के थ्रू भी नजर आ रहा होगा कि ये हमेशा क्या करते हैं, फील्ड लाइंस का क्या करते हैं, अपोज करेंगे। एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो इनका है एंटीमनी है, कॉपर है, लेड है, वाटर है, नाइट्रोजन है एंड सोडियम क्लोराइड है। इनसे सवाल पूछे गए थे बेटा,
तो इनको आप लोगों को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्या करना है बेटा, लर्न कर लेना है। किसको, इनकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, तो इनको आपको क्या कर लेना है, सिंपली लर्न कर लेना है, अदरवाइज तुम लोग फंस जाओगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हुए, जो ऑलवेज क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सेकंड हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं सर कि ये फील्ड के अंदर तो होंगे, ये अपने आप को मैग्नेटाइज करेंगे, लेकिन स्ट्रांगली नहीं करते हैं। ये ऑलवेज क्या करेंगे, सिंपली वीकली क्या करेंगे, अपने आप को मैग्नेटाइज करेंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज कभी नहीं करते हैं। तो देखो अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को मैग्नेटाइज तो कर रहे हैं, यानी कि 0 से तो बड़ी होगी इनकी ससेप्टेबिलिटी, और आप लोगों की 1 से ज्यादा क्या होगी, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होगी। तो देखो ससेप्टेबिलिटी क्या हो गई है, 0 से बड़ी है लेकिन ई से कम है। और यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर म्यू आर की वैल्यू की बात करोगे तो 1 से बड़ा है लेकिन 1 प्लस ई से छोटा है। ठीक है जी, तो यहां पे बोलोगे कि दीज आर द सब्सटेंस इन विच द फेवरेबल मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर द फेवरेबली अट्रैक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन स्ट्रांगली नहीं हो पा रहे हैं, वीकली हो पा रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ जाना चाहिए। एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, बोलो सर एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, प्लेटिनियम है, मैग्नीन है, ऑक्सीजन है और कॉपर क्लोराइड है। ठीक है जी, और यहां पे क्या है, यहां पे देखोगे आप लोग सोडियम क्लोराइड की बात थी। आगे चलिए, आगे थर्ड जो है ना यार, ये तुम्हारा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे तुम लोग मेरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, क्यों, जो गजेंद्र सर ने पढ़ाया हम लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो वो जो होते हैं जिनको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे वो मैग्नेट की डायरेक्शन में अपने आप को कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रांगली क्या हो रहे हैं, मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं। उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन कौन से हो सकते हैं, कॉपर, वो कोबाल्ट, निकेल और क्या होगा, आयरन। 3 हमारे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इनकी मैं बात कर लिया, तो देखो ये रहा आयरन, कोबाल्ट, निकेल और अलॉय लाइक एल्किनो। ठीक है, तो इनके एक्सेप्ट करने की पावर, एबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी कि 1 से बहुत ज्यादा है ससेप्टेबिलिटी। और अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूंगा तो 1 से बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं। याद रखिएगा तीनों चीजें। अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो ये अकेला मेरा एक सा सब्सटेंस है जिसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव के अंदर होती है। तो आपसे बोला जाएगा बताइए किसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव और स्मॉल होती है, तो नेगेटिव के अंदर कौन है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपसे बोला जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा आपके सब्सटेंस है जिनकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव और स्मॉल होती है, तो उसको कौन होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जिनकी वैल्यू जो होती है हायर होती है या स्ट्रांगली एंड लार्ज होती है, तो कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप सभी के होते हैं। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग जाते हैं तो ये क्यूरी लॉ है। बेसिकली एक जो क्यूरी लॉ है ये आप लोगों के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है, याद रख लीजिए। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, उनकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के। यानी कि जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, याद रखिएगा। तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यूरी लॉ बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है। सिंपली अगर मैं बात करूंगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बात हम लोग यहां पे करेंगे। किसकी बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है जी, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहां पे क्या बोलोगे कि जो इसकी ससेप्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि सर आप लोग का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू C/T हो जाएगा। और C को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला क्यूरी कांस्टेंट हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है जी, क्यूरी कांस्टेंट आप सभी का होता है। तो ये क्या है, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, कि भैया सब्सटेंस की जो आप लोग की ससेप्टेबिलिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों का क्या होगा बेटा, इसकी ससेप्टेबिलिटी है कम होती जाएगी। आगे आप लोगों का होता है क्यूरी टेंपरेचर। तो क्यूरी टेंपरेचर जो होता है ना बेटा, ये आप लोगों का क्या होता है कि भैया जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे वो इस टेंपरेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर कैसे, बोला सर जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं टेंपरेचर को बढ़ाता हूं, टेंपरेचर बढ़ाने के बाद में एक ऐसा टेंपरेचर आता है जिसके ऊपर हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना चेंज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेंपरेचर। क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेंपरेचर कह देते हैं। और जो ये ट्रांजिशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो ट्रांजिशन टेंपरेचर होता है जहां से ये पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेंपरेचर। तो यहां पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पैरामैग्नेटिक हमारे जो ये पैरामैग्नेटिक फेज है उसके लिए क्या हो जाएगा, बोला सर ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, C/T एब्सोल्यूट टेंपरेचर माइनस क्यूरी
टेम्परेचर, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये तुम्हारा होता है इसकी ससेप्टेबिलिटी, ठीक है जी। और याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो सर इसका मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। बेसिकली जो क्यूरी टेम्परेचर है यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक में जो कन्वर्जन है उसको देख रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए आप लोगों का है। अगर आगे मैं जाता हूं तो आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं इससे पहले आप लोगों को क्या समझा के लाता हूं बेटा, ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है, बीएच कर्व है, इसको देखते हैं। आप लोगों ने क्या देखा है, देखो आपने अभी तक ये देखा है कि जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो अपने आप को क्या करता है बेटा, अपने आप को मैग्नेटाइज करता है, लेकिन एक लिमिट तक मैग्नेटाइज करेगा। उसके बाद में हम लोग जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो उसके अंदर अगर वो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी रिटेंटिविटी बोलते हैं। और उसको अगर हमें जीरो करना है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, जीरो जिसके ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो ये हमारा क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। मैंने सिंपली बोला कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर वो अपने आप को क्या करने लगेगा, मैग्नेटाइज करने लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक। उस वैल्यू के बाद में वो अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं कर सकता। तो मैंने बोला कि सर वो वैल्यू मेरी आ गई है बी मैक्सिमम, ठीक है जी, बी मैक्सिमम आ गई, यानी कि अब इसकी वैल्यू के बाद में क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। अब तुम चाहे कितना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो वो कभी भी अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं करेगा। जितना है वो उतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि भैया 10 की जगह 20 हो जाएगा, नहीं। अगर वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगी, मैक्सिमम कर लिया। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया क्यों ना यार इस मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे अप्लाई किया उसको हटा दूं तो क्या होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि इसने जैसे ही तुमने हटाया, उस हटाने के बाद में ये क्या हुआ, यहां पे आ गया। जबकि इसको जाना क्या चाहिए था, इसको फॉलो करना चाहिए था जिस पाथ को ये करके आए, लेकिन इस पाथ को ये फॉलो ना करके ये क्या हुआ, यहां पे आ गया। यानी कि सर इसके अंदर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। जो ये आप लोगों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिटेंटिविटी, कि भैया कितना इसने होल्ड किया है। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि जितना ज्यादा ये होल्ड करेगा वो उतना ज्यादा हमारे लिए खराब होगा। क्यों, अगली बार तुम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो उस केस में ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अगली बार क्या होगा कि अब वापस रिटेंटिविटी आई, यहां पे आया, फिर वापस स्टार्ट होगा, सैचुरेट हो जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, इस तरीके। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये स्टार्ट ही होगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सैचुरेट रहेगा। तो यानी कि सर वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी कम हमारी रिटेंटिविटी होगी उतना ज्यादा वो हमारे लिए यूजफुल होगा। अब रिटेंटिविटी आपको मिल गई है। रिटेंटिविटी का मतलब है कि किसने इतना होल्ड किया। इसके बाद में क्या हुआ कि सर अब मैं ये चाहता हूं कि जो होल्ड किया है ना उसको भी मैं खत्म कर दूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे इसको नेगेटिव साइड क्या मैंने इसको थोड़ी वैल्यू को इंक्रीज किया। वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद में वो वैल्यू जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, उसको मैंने बोला कोरेसिविटी। क्या बोल दिया, कोरेसिविटी। इसके बाद में फिर मैंने वैल्यू को इंक्रीज किया तो पता लगा कि यार नेगेटिव साइड में भी इसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी क्या हो गया, एक सैचुरेशन आ गया है। उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे माइनस का बी मैक्सिमम आप सभी का आया है अपोजिट, यानी कि सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद में मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया, वापस ये यहां पे आया कि भैया रिटेंटिविटी आई। रिटेंटिविटी के बाद में इसने क्या किया, यहां पे पहुंचा, पहुंचने के बाद में इसने वापस सारी प्रोसेस को किया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना इसको हम लोग दिखाते हैं बीएच कर्व से। तो यहां पे हमें दो ही चीज समझ में आई कि सर जितना ज्यादा रिटेंटिविटी कम होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि इस हिस्टैरिसीस कर्व की जो ये विड्थ है उतना कम होगी ना, उतना जितना हमें अच्छा रहेगा, हमारे लिए चीजें अच्छी रहेंगी। दूसरी चीज इसकी हाई, अब यहां पे सैचुरेशन की बात आ रही है तो भैया सैचुरेशन तो उसकी वैल्यू है, फिक्स है। तो उसके बेसिस पे हम लोग अब इसको चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, परमानेंट मैग्नेट की। देखो परमानेंट मैग्नेट है, अभी आपको कहां से मिली है, बोला सर अर्थ से मिली है। अगर अर्थ से मिली है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए मैंने परमानेंट मैग्नेट है, जैसे कि स्टील मैंने उठा लिया। स्टील की अगर मैंने बात की तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बोला सर इसकी रिटेंटिविटी हाई होती है। बोला ठीक है, इसकी हाई कोरेसिविटी होती है, क्योंकि रिटेंटिविटी हाई होगी तो कोरेसिविटी हाई होगी। क्यों, क्योंकि सर जितना ज्यादा उसने रिटेन किया है उतना ही ज्यादा अगर आपको खत्म करना है तो उसके लिए कोरेसिविटी हाई होगी। और हाई क्या होगी बेटा, परमिएबिलिटी होगी। हाई क्या होगी, परमिएबिलिटी, यानी कि दे कैन रिटेन देयर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर। यानी कि सर रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये अपनी प्रॉपर्टी को बहुत लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये दिमाग में याद रखिएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ अगर मैग्नेट बना रहा हूं तो उसमें मेरा क्या रोल होगा, मैं ये देखूंगा कि मेरी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और मेरा बीएच कर्व है वो क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। साथ ही साथ जो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस हो रही है इसके अंदर एनर्जी लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये मैं चाहूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है जी, which is
करेक्टराइज्ड बाय द लो रिटेंटिविटी, ठीक है जी, लो रिटेंटिविटी होगी, लो करेसिविटी होगी, और हाई क्या होगी, परमेबिलिटी। यानी कि देखो लो रिटेंटिविटी होगी तो करेसिविटी ऑब्वियसली बात है लो होगी, और अगर ये सारी चीज कब होगी तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो कर्व होगा वो नैरो होगा, और जब नैरो होगा तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, और नैरो जब होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोग इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उस केस के अंदर आप लोगों का जो एनर्जी लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इन सारी चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो कंप्लीट ये चैप्टर हो गया है आप सभी का। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर जुड़ना चाहते हो, महापैक के अंदर जुड़ना चाहते हो, तो Y485 जो ये कूपन कोड है आपके भाई का, इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप सभी को अड्डा 24/7 की ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, पीडीएफ्स है, प्रीमियम कंटेंट जो आप सभी को वहां पे मिलता है। इसके अलावा आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, डेली क्विजेस मिलते हैं, ई बुक्स हैं, नोट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोस आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है एक सिस्टमेटिक वे में। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा आप सभी को क्या करना है, जो कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, उसको ज्वाइन कर लेना है अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करने के बाद में। और इसके अलावा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपको एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो एनरोल करने के लिए सिंपली बेटा जी आप सभी को क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे तो पहले लिंक पे आपको जाना है, जाने के बाद में आपको ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, और यहां पे देखो सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है। यूजी के ऊपर जाने के बाद में साइंस में जाना है, यहां पे जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। मैं सिंपल बोलूंगा कि आप लोग महापैक में जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर इस महापैक है उसकी हमें कन्वर्ट करवा दीजिए। तो आपको याद रखना है कि देखो ये है विदाउट बुक, ये है विद बुक। विदाउट बुक थोड़ा कम का पड़ेगा। अगर आपको जाना है इसके अंदर तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है बेटा, कूपन कोड Y485। ये Y485 जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तो ये आपको मिलेगा 11,500 रुपए का आपको बैच मिल रहा है, जो महापैक है। जाके एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द कोड Y485। जो ये Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग एनरोल करके अपनी तैयारी है उसको जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बेटा यही टाइम है जहां पे आप लोग अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है जी। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाएगा कैसा लगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीप के अंदर मैंने आप सभी को बताया है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।